ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 lectures in this economical factors. So today is my third lecture in economical factors when I am doing external analysis. चैप्टर नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से आपको MCQs बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट से आते हैं और बेटे इसके कंसेप्ट क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई एम डिवोटिंग अ सेपरेट लेक्चर फॉर अ सेपरेट कंसेप्ट। आप नंबर ऑफ लेक्चर्स में मत जाना, आप कंसेप्ट को ध्यान रखना। छोटे छोटे लेक्चर्स है बेटे। लेक्चर नंबर 3 आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें और टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ें। आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स और डिमांड की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हेन आई से डिमांड, it means the willingness, the ability to pay, the willingness to purchase or the need to buy that, that something is named as demand. We have discussed in lecture number 1 some bit, and then we have devoted lecture number 2. Today also I will be devoting something about on demand only. बेटे आज एक concept और रहता है, that is elasticity of demand. तो आज मैं डिमांड का पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। तो आप प्लीज ओपन करें रजिस्टर्स। लेक्चर 3 इकोनॉमिकल फैक्टर्स, माइक्रो फैक्टर्स। वी आर डूइंग इकोनॉमिकल फैक्टर्स, विद इन इकोनॉमिकल वी आर डूइंग माइक्रो फैक्टर्स, वी आर नॉट डूइंग मैक्रो। एंड विद इन माइक्रो बेटे आजकल हम डिमांड की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिमांड, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डिमांड, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स, व्हाट आई मीन बाय एक्सपेंशन, व्हाट आई मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आई मीन बाय शिफ्ट इन डिमांड. And today I will be discussing with elasticity of demand. Very important concept. बेटे बड़ा ही important concept आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन as a business organization you should be aware of that what are the how it is related with you. आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हाउ इट विल अफेक्ट योर रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ माय टोटल रेवेन्यू कैन बी अफेक्टेड बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर आपको उस इलास्टिसिटी का नेचर पता, उस प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में ज्ञान है, if you know that, you can easily take precautions because you know the nature of that price elasticity and how it will affect your revenue, total revenue. So accordingly you can plan the things. उसी तरह से आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं. जैसे एप्पल कंप्यूटर्स की बात करें, supposingly they increase the price of Apple iPhone and they know that how the market will react. It means they will know that how much will be the increase or decrease in total revenue. इट मीन्स अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ऑलरेडी दैट इफेक्ट वी आर अवेयर ऑफ. दैट समथिंग इज नेम्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो देखिए सर, आपके लिए मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्लाइड्स फॉर यू. एक्सटर्नल एनालिसिस में चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड and the impact of substitute and complementary products. Okay, explain the economic behavior of the cost in short and long run. तो मुझे लगता है अभी हम पहले वाले में ही हैं, फर्स्ट वाले में ही हैं. नो डाउट दिस इज लेक्चर नंबर 3, but we will be today covering with what is the meaning of elasticity of demand. And I have मैंने आप सभी को elasticity of demand के बारे में अभी बताना है. I will be telling you, we have already discussed different concepts. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है बेटे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर कर दी हैं. अभी लिखना नहीं है बेटे, जस्ट पहले मेरी बात को सुनिएगा. The first point which I want to discuss today is that what is the meaning of elasticity of demand, what are the different types of elasticity of demand, what is the formula of elasticity of demand, what is the interpretation of that and how to calculate it and how it will affect your revenue. आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल सेल्स को कैसे अफेक्ट करेगा, बिकॉज वी आर डूइंग एक्सटर्नल एनालिसिस, सो वी शुड नो हाउ इट विल अफेक्ट. अगर आप ज़्यादा मीठा खाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा आपकी बॉडी में, आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो फिर क्या इफेक्ट होगा आपकी बॉडी में. बेटे अगर ये रिलेशनशिप पता हो तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान द थिंग्स. हमें पता है कि रामलाल अगर मीठा ज़्यादा खाएगा तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस हैं. तो हम नेचर पता लग गया हमें कि दैट शुगर, हाई इनटेक ऑफ शुगर विल इंक्रीज मोर रिस्क ऑफ डायबिटिक इन योर बॉडी. So accordingly I can plan that how much sugar
I should intake. Similarly, I know the relationship. तो बेटे इसी का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आइए थोड़ा सा पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लिख लें और हम थोड़ा सा बेटे एक दो स्लाइड्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं अगर आप उसको देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो अब सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी. आपने कभी इलास्टिक देखा है बेटे? इलास्टिक सलमान खान की आजकल एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें वो कुछ अंडरवियर्स की इलास्टिक की बात करता है. इलास्टिक बेटे, इलास्टिक का मतलब है इलास्टिसिटी कैसी है. आप कई रबड़ को खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, कई बार रबड़ नहीं खींचता और वो टूट जाता है. जैसे अभी अभी होली गई तो कुछ गुब्बारे, कुछ बैलून्स इलास्टिक्स थे, बड़ा आराम से खिंच जाते थे. बट देर आर सम बैलून्स जो पुअर क्वालिटी के जो खिंचते नहीं है. तो व्हेन आई से इलास्टिसिटी इट मीन्स सेंसिटिविटी. आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी सेंसोडाइन की कि अगर आपके दांतों में आइसक्रीम खाने के बाद झंझनाहट हो रही है, झंझनाहट, तो आप सेंसोडाइन टूथपेस्ट करें. ऐसा देखा होगा. Similarly, when I say sensitivity, when I say नाजुकता, when I say that if there is a change of this much percentage and there is a change of this much percentage in this variable, then I can find out that how much is the sensitivity between these two variables. बेटे उस सेंसिटिविटी को निकालने का नाम ही हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आज हम कुछ हैंड रिटन स्लाइड्स के एग्जांपल्स लिखेंगे, कुछ पीपीटीज मैंने प्रिपेयर किए, पावर पॉइंट वो देखेंगे, गूगल क्रोम में जाएंगे. आज आपको मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात बताऊंगा. नाउ व्हाट आई मीन बाय इलास्टिसिटी, आई हैव रिटन वन इक्वेशन, अ रेशियो टू परसेंटेज चेंज. फॉर एग्जांपल यू जनरली कैलकुलेट करंट रेशियो. बेटे आप करंट रेशियो निकालते हैं, क्या होती है करंट रेशो? न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, क्विक रेशो. न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, क्विक एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू क्विक लायबिलिटीज. करंट रेशो, करंट एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू करंट लायबिलिटीज. सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटे इट इज अ रेशो. हम इसको रेशो में कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे. एक बच्चा कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स. बेटे आपको मैं ये बताऊं कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, लेट इट बी जेके टायर. जेके टायर का ग्रॉस प्रॉफिट इज दिस मच रुपीज मिलियन. अगर मैं ऐसा बोल दूं आपको, अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं दैट द प्रॉफिट ऑफ जेके टायर, that the profit of JK Tyre is this much rupees. तो बेटे this is absolute. But if I calculate the profit in terms of sales, मैं अगर आपको कहूं gross profit upon sales into 100, so this is in terms of ratio, percentage. तो पहली बात को समझना है, elasticity is always calculated of one variable with respect to another variable. अगर ये वेरिएबल इतने परसेंट चेंज हो गया तो ये वाला वेरिएबल कितने परसेंट चेंज होगा. बेटे दैट इज नेम्ड एज इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी की बात हम करेंगे. आप लिखना चाहे लिख सकते हैं बेटे, अदरवाइज वो पीपीटी तो मिलेंगी. अ रेशियो टू परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल और रेशियो. इट मींस रेशियो में बेटे एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर. हम 1% चेंज न्यूमरेटर में लिखेंगे और 1% चेंज डिनोमिनेटर में लिखेंगे. अब एक बात मैं आपको बता दूं, जनरली हम क्या करते हैं बेटे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई रिपीट कर रहा हूं बेटे, दिस इज नॉट इवन गिवन यू इन योर स्टडी मटेरियल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका भी मुझे रिलेशनशिप निकालना है, उसमें एक चीज इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी चीज डिपेंडेंट होती है. जैसे मुझे सपोजिंगली प्राइस अगर मैं इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आएगा. तो मैं कहूंगा प्राइस इज इंडिपेंडेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट. यू गेटिंग माय पॉइंट? प्राइस में कितना चेंज करें, यू नो, प्राइस, इफ आई इंक्रीज प्राइस or if I decrease price, then how much quantity demanded will increase or decrease. तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि प्राइस या क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है एंड विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट. तो एज पर मी आप भी समझ रहे हैं कि पहले किस में चेंज आएगा जिसकी वजह से उसमें चेंज आएगा. तो मैं कहता हूं फर्स्ट चेंज विल बी ऑन प्राइस एंड देन इट विल अफेक्ट द चेंज इन डिमांड. तो price is independent variable and
क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे हार्ड वर्क और सक्सेस, आप बताइए आपकी पास परसेंटेज और आपका हार्ड वर्क, इसमें कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा, विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट? आई विल से हार्ड वर्क इज इंडिपेंडेंट and your success is dependent. It means there are two variables, one is independent and second is dependent. Similarly, in elasticity of demand, I will take two variables, one I will take in numerator and second variable I will take in denominator, but the rule is the independent variable out of those two variables will be taken into account in denominator. मैं आपको कह रहा हूं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो चेंज है वो डिनोमिनेटर में रखेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो चेंज है वो न्यूमरेटर में रखेंगे। तो बेटे न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर आई कैन कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। आई कैन कैलकुलेट इलास्टिसिटी। बेटे इलास्टिसिटी को आज हम 3 कैटेगरीज में डिस्कस करने वाले हैं। आपके स्टडी मटेरियल्स में केपलर ले लें, पीबीबी ले लें, क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा बताया है। दे हैव टोल्ड यू इन डिटेल अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी, बट बिकॉज आई लव यू, बेटे मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी की बात भी करूंगा, मैं क्रॉस इलास्टिसिटी की बात भी करूंगा, एंड आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो। सो वी विल बी डिस्कसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी विल बी डिस्कसिंग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वी विल बी डिस्कसिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। आइए केस स्टडी, एक छोटा सा एग्जांपल केस स्टडी से मैं आई वांट टू जस्ट गिव यू अ फ्लेवर कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है क्या। सपोज करते हैं मिस्टर राम, he is Mr. Ram, he is a person, he is Mr. Ram and he is consuming। और बेटे मिस्टर राम कंज्यूम क्या कर रहे हैं? रोज, रेगुलरली। मिस्टर राम इज 40, आई विल से 41 ईयर्स ऑफ एज, और वो रेगुलरली वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, हेल्थ जिम में जा रहे हैं, एंड ही इज कंज्यूमिंग रेगुलरली 2 लीटर्स ऑफ लिकर। बेटे विस्की पी रहे हैं रात को और 10 लीटर मिल्क रेगुलरली पीते हैं, बिकॉज ही इज गोइंग फॉर जिम, वर्कआउट्स कर रहे हैं। जैसे दीपिका पादुकोण जाती है, जैसे सुष्मिता सेन जाती है, जैसे आलिया भट्ट वर्कआउट के लिए जाती है, सिमिलरली राम भी वर्कआउट के लिए जाता है और 10 लीटर मिल्क पीता है और 2 लीटर शराब पी लेता है। सपोज करते हैं ये एक स्टेटस है। अब बेटे मैं अज्यूम करता हूं कि देयर इज ए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ लिकर एज वेल एज मिल्क। मिल्क के प्राइस में भी 10% इंक्रीज हुआ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एंड लिकर की जो बोतल आती थी उसमें भी 10% इंक्रीज हुआ। लिकर का प्राइस भी 10% बढ़ा और मिल्क का प्राइस भी 10% इंक्रीज हो गया, दोनों के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। अब सवाल आता है व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन द प्राइस, then how much change will be there in Mr. Ram's habit consumption। अब हम चेक करेंगे कि मिस्टर राम की कंजम्पशन में, लिकर की कंजम्पशन में और मिल्क की कंजम्पशन में कहां डिफरेंस आया। तो मैंने लिखा इफ देयर इज अ प्राइस इंक्रीज बाय 10%, लिकर आप चेक करिए, अभी भी राम 2 लीटर ऑफ लिकर कंज्यूम कर रहा है। बट मिल्क अगर आप देखें, earlier he used to consume 10 liters of milk, but now he has reduced to 3 liters of milk। आप चेक करिए बेटे, अब 3 लीटर्स ही पी रहा है। आप चेक करें, just have a look on this, and I will say whether the price increases of for liquor or not, it hardly matters। He will be consuming 2 liters of liquor। वो 2 लीटर ऑफ लिकर लेंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, if I see prima facie, if I say mota moti, prima facie, on the face of it, I can say the price elasticity of liquor is not, it is not elastic, I will say। It means it is inelastic। बेटे अगर प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाए तो मैं कहूंगा ये इलास्टिसिटी है। बट अगर प्राइस तो चेंज हुआ बट क्वांटिटी डिमांडेड पहले जैसी ही है, आई विल से देयर इज नो इंटररिलेशनशिप। आई विल से दिस इलास्टिसिटी इज इनइलास्टिक। अभी हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, तो हम वी कैन से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। एक तो हो सकता है कि भाई इलास्टिक होगा, रिलेशनशिप होगी। एक हो सकता है रिलेशनशिप नहीं होगी, इनइलास्टिक। एक हो सकता है रिलेशनशिप यूनिटरी हो। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो आप चेक करिए, मैंने लिखा राम इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइस
ऑफ मिल्क। बेटे मिल्क के प्राइस पे वो ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज बाय 10% बट हिज कंजम्पशन हैज डिक्रीज फ्रॉम 10 लीटर्स टू 3 लीटर्स। बेटे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ डिमांड चेंज हुआ ड्यू टू कितने परसेंटेज ऑफ प्राइस। दैट फॉर्मूला इज नेम्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। बेटे मैं फर्स्टली आपको प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं एंड सेकेंड पॉइंट विच आई कंक्लूडेड फ्रॉम दिस केस स्टडी इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मिल्क इज हाई। और आई विल से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मिल्क इज इलास्टिक। दैट इज इलास्टिक एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लिकर इज लो। तो मैं इसको कह सकता हूं इन इलास्टिक। बेटे हम ये वर्ड यूज करेंगे इलास्टिक। इलास्टिक में स्ट्रॉन्ग इलास्टिक, वीक इलास्टिक देखेंगे, बट अभी आप फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आप अज्यूम कीजिए देयर आर टू सिनेरियोज। वन इज देयर कैन बी इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी एंड सेकेंड इज देयर कैन बी इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा बेटे, आई हैव जस्ट रिटन अ फॉर्मूला फॉर यू। मैंने अभी बताया इन दिस वी विल बी यूजिंग वन न्यूमरेटर सेकंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में वी जनरली कीप इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इन न्यूमरेटर वी जनरली कीप डिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्राइस में पहले चेंज आएगा बेटे, पहले मुर्गी थी या पहले अंडा था। अब हमें ये देखना दिस इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहले गांव होगा या लुटेरे आ जाएंगे पहले चोरी करने के लिए। बेटे पहले गांव बनेगा फिर लुटेरे आएंगे। तो गांव का बनना इज इंडिपेंडेंट फैक्टर, लुटेरों का आना इज डिपेंडेंट फैक्टर। तो आपको पता चल गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस इज इंडिपेंडेंट। तो फॉर्मूला देखिए क्या बना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटे मैंने आपको कहा लिकर में कितने परसेंटेज चेंज आया इन क्वांटिटी डिमांडेड। पहले भी 2 लीटर था कंजम्पशन, अब भी 2 लीटर है कंजम्पशन। तो बेटे मैं कहूंगा 0, बट देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ लिकर बाय 10%। अब बेटे 0 बाय 10% क्या होता है बेटे? इंफिनिटी होती है। मैं तो कहूंगा कुछ भी नहीं होता, ये अननोन होता है। इन इलास्टिक आई विल से द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लिकर इट इज इन इलास्टिक। अब बात को समझ पा रहे हैं? तो मैंने लिखा है जी प्राइस इलास्टिसिटी इंप्लाइज इफ देयर इज, डिनोमिनेटर को हम 1% से लेते हैं बेटे, इफ देयर इज 1% चेंज इन प्राइस। बेटे चेंज कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इन परसेंटेज। तो हम नेगेटिव साइन को छोड़ रहे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी में हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बार बार पूछ रहे हैं। बेटे मैं कहता हूं आई वांट टू फाइंड आउट द चेंज। नाउ चेंज कैन बी इंक्रीज और चेंज कैन बी डिक्रीज। सो इफ percentage change in quantity demanded upon percentage change in price elasticity of demand implies if there is 1% change, अगर 1% का चेंज आ गया प्राइस में of the same good, then by how much percentage will there be change in क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए चेंज में इंक्रीज डिक्रीज दोनों आते हैं। तो मैंने कहा अगर प्राइस में इतना चेंज आया, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी, तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। डिपेंडेंट को हमने न्यूमरेटर में लिखा, इंडिपेंडेंट को डिनोमिनेटर में लिखा। दैट इज नेम्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसकी और इंटरप्रिटेशन समझते हैं कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मान लेते हैं किसी का आ गया 2, मान लेते हैं price elasticity of demand is 2, let it be for product number x, let it be for product number x। तो इसका मीनिंग समझ रहा है, if there is 1% change, if there is 1% change in price of product X, if there is 1% change in price of product X, then there will be
2% change, 2% change in price of प्रोडक्ट एक्स। ओ मैंने गलत लिख दिया बेटे, चेंज इन प्राइस नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड। बेटे मैं रब कर रहा हूं, गलत लिख दिया बेटे मैंने। इफ देयर इज 1% चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, पहले चेंज आएगा प्रोडक्ट में, प्राइस में, देन देयर विल बी 2% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन देयर विल बी 2% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट एक्स। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? If there is 1% change in the price of product X, then there will be 2% change in the quantity demanded of product X. Suppose करते हैं 10% चेंज आ गया प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X में, तो बेटे क्वांटिटी डिमांडेड 20% से अफेक्ट हो जाएगी। अगर अज्यूम करते हैं यहां पर 5% से चेंज आ गया, तो मैं कहूंगा इधर 10% से चेंज आ जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं? सो आई विल से दिस प्रोडक्ट इज इलास्टिक। आइए जी हम आगे चले। इफ प्राइस ऑफ आईफोन, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा जस्ट टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटे हम इसको अभी, मैं आपको क्या बताऊं कि हम अभी इसको देखेंगे, यहां से भी देखने वाले। I will be telling you something about what is the meaning of price elasticity। हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, अभी देखेंगे बेटे। गूगल क्रोम से देखेंगे, पूरी बातों को समझेंगे, फिर मैं विकिपीडिया में लेके जाऊंगा आपको बेटे। एंड आई विल बी टेलिंग यू द कंसेप्ट दैट व्हाट आई मीन बाय इलास्टिसिटी, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। सारी इलास्टिसिटीज कर लेंगे। आप बस मेरे सामने मेरी बात को ध्यान से सुने। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई है? क्या आपको लगता है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, whether you are getting those things? So when I say elasticity, I mean sensitivity. And when I say sensitivity, I mean if you do this, then how will it affect this? It means I want to find out the relationship between these two variables. I want to find out the relationship between rainfall and raincoats. I want to find out the relationship between summer and consumption of ice creams. I want to find out the relationship between winter and consumption of ice creams. बेटे मैं दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को फाइंड आउट करूंगा। अब आप ये बताइए समर में और आइसक्रीम में कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है? बेटे क्लाइमेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्लाइमेट चेंज होगा तो लोग ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे, तो समर क्लाइमेट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ड्यू टू दैट देयर विल बी अ चेंज इन कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम, तो आइसक्रीम इज डिपेंडेंट। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू आइसक्रीम, तो बेटे मैं देख सकता हूं, आपको मैं सारी बातें अभी बताऊंगा। जस्ट थोड़ा सा पहले रह गया, उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। आइए थोड़ा सा हम जस्ट पहले लिख लें इस एग्जाम्पल की इंटरप्रिटेशन। इफ प्राइस ऑफ आईफोन इज इंक्रीज बाय 10%, ऐसे ही एज्यूम किया, and there is a change in quantity demanded। चेंज बेटे कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वी विल इग्नोर द प्लस माइनस साइन। एंड डिमांड ऑफ आईफोन डिक्रीज बाय 20%, देन इट इंप्लाइज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 20% अपॉन 10%, दैट इज 2। सो इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, बेटे अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है, 0.8 है, 0.3 है, 0.5 है, तो बेटे इसको हम कहते हैं जनरली इट इज इनइलास्टिक। क्यों कहेंगे इनइलास्टिक? जब मैं कहता हूं सपोजिंगली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सॉल्ट इज 0.8, तो मैं ये कहूंगा इफ देयर इज 1% चेंज इन प्राइस, देयर विल बी ओनली 0.8% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। So I will say this is inelastic। तो बेटे इसको लिखना है if price elasticity of demand, जो आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी फॉर्मूले से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही तो फॉर्मूला था। इफ कोफिशिएंट, बेटे न्यूमरेटर को जब आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कुछ कोफिशिएंट नहीं आएगा। अगर वो कोफिशिएंट, उसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट, इफ दैट कोफिशिएंट इज लेस देन 1, then I will say it is inelastic। Salt, sugar
टी। बेटे मैंने 3 एग्जांपल्स ऐसे ही लिख दिए, शुगर, टी, सॉल्ट। जनरली ऐसा देखा गया है कि दीज थिंग्स आर बेसिक नेसेसिटीज एंड दीज हैव अ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम टुवर्ड्स टोटल, लोअर प्रोपोर्शन ऑफ प्राइस इन विद रिस्पेक्ट टू टोटल इनकम। तो अभी मैं बताऊंगा उसको, अभी आप सेकंड लिख लीजिए। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, जैसे 2 बताया, अभी 5 बताया, इसका मतलब 1% जब आप चेंज करेंगे प्राइस में तो क्वांटिटी डिमांडेड में 5% चेंज आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, आई विल से दिस इज इलास्टिक। सो यू हैव टू राइट इट डाउन अलोंग विद मी। एंड इफ coefficient is 1, it means numerator and denominator are same, then only coefficient will be 1. It means if there is a 5% change in price, then quantity demanded will also change by 5%, the same, हम साथ साथ हैं। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में सेम चेंज आएगा, सेम परसेंटेज से चेंज आएगा, एंड सेम दैट इज नेम्ड एज यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी। आइए सर नेक्स्ट पॉइंट पे देख लें। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने बताना है आपको, आई वॉन्ट टू, अगर आप इस तरह से समझना चाहें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 2 वेरिएबल्स कौन से हैं? एक प्राइस और एक क्वांटिटी डिमांडेड। तो मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप जैसे देखिए, मैं इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड रेनकोट, समर्स एंड आइसक्रीम, विंटर्स एंड आइसक्रीम। अब आप बताइए, विंटर्स और आइसक्रीम में नेगेटिव रिलेशनशिप है, समर्स और आइसक्रीम की कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, रेनफॉल और रेनकोट के सेल में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो मैं आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस। तो उसके बाद बेटे हम आगे आ रहे हैं लास्ट पॉइंट। अब एक बच्चा कह रहा है जी, व्हाई वी वांट टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। बेटे एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी आर डूइंग F1, वी आर डूइंग अकाउंटेंट इन बिजनेस, वी आर डूइंग एक्सटर्नल एनालिसिस, एंड वी आर डूइंग विद इन एक्सटर्नल एनालिसिस इकोनॉमिकल फैक्टर्स। हाउ इकोनॉमिकल फैक्टर्स कैन अफेक्ट माई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अफेक्ट करेंगे। बेटे उसकी सेल्स कैसे इफेक्ट होगी, टोटल रेवेन्यू कैसे इफेक्ट होगा। इफ देयर इज अ चेंज इन दिस, देन हाउ मच चेंज इन माय टोटल रेवेन्यू। दिस रिलेशनशिप आई वांट टू फाइंड आउट, बिकॉज इफ आई नो दिस आई कैन इजिली प्लान माई थिंग्स। तो बेटे आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आता है, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। अगर मैं अज्यूम करता हूं, इफ अगर आप ये लिख लेते हो तो बेटे आई विल से वेरी गुड। इफ प्राइस डिक्रीजेस, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है आईफोन का, अज्यूम कर रहे हैं, एंड टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। अच्छा, टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड इनटू प्राइस। टोटल रेवेन्यू विल बी क्वांटिटी डिमांडेड इनटू प्राइस। मैं रिपीट करता हूं, इफ प्राइस डिक्रीजेस, if price decreases and total revenue increases, if price decreases and total revenue increases, I will say that price demand is price elastic. तो बेटे अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान द थिंग्स। अगर मुझे पता है कि दैट दिस डिमांड इज प्राइस इलास्टिक, इफ आई डिक्रीज द प्राइस माई क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, माई टोटल रेवेन्यू विल बी इंक्रीजिंग, तो मैं अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन को प्लान कर सकता हूँ। आई विल प्लान माई प्रोडक्शन। इट मीन्स आई विल टेक द प्रिकॉशंस। अगर डोमिनोज पिज्जा अपना प्राइस डिक्रीज कर देता है तो डोमिनो इज अवेयर ऑफ that Domino's pizza price is decreased, so it will increase the quantity demand. So accordingly pizza base खरीद सकता है, accordingly staff को hire कर सकता है, you are getting my point. So we can accordingly find out or we can take precautions if I know the nature. If price increases, अगर price increase हो गया और total revenue भी increase हो रहा है, बट आप खुद सोचिए, it means the demand is inelastic. प्राइस के बढ़ने से ज्यादा कुछ टोटल रेवेन्यू में इतना परसेंटेज डिक्रीज नहीं हुआ, बढ़ ही गया।
प्राइस बढ़ा, टोटल रेवेन्यू बढ़ा। पहला केस था प्राइस डिक्रीज, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज। एक चीज डिक्रीज हुई, दूसरी इंक्रीज हुई। आप देखिए, आप यहां से देख सकते हैं कि वेदर देयर इज इलास्टिसिटी और नॉट। इफ वन थिंग डिक्रीजेस, अनदर थिंग इंक्रीजेस, इट मींस देयर इज अ इलास्टिसिटी। If one variable increases, other also increases. It is inelastic. If one decreases, other variable also decreases. It is also inelastic. तो बेटे ऐसे याद भी कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए कि दो वेरिएबल्स में अगर ऑपोजिट चेंज आ रहा है तो इलास्टिसिटी है, और दो वेरिएबल्स में अगर सेम डायरेक्शन का चेंज है तो इलास्टिसिटी नहीं है। आइए बेटे, मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूं आज के लेक्चर में। आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट price elasticity of demand, because this is the most important, because it can change your total revenue. तो बेटे मुझे पता तो होना चाहिए what are the factors which can affect the price elasticity of demand. तो जैसे हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द लॉ ऑफ डिमांड, द डिमांड बिहेवियर की बातें की थी हमने। तो सिमिलरली आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी। अभी हम देखेंगे हैबिट, सब्स्टिट्यूट्स, नेसेसिटीज, टाइम, डेफिनेशन ऑफ मार्केट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड्स। तो बेटे कुल मिलाकर मैं आपको 6-7 फैक्टर्स बताने वाला हूं, और मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं। आई विल नॉट आस्क यू टू राइट डाउन, बट आई विल बी टेलिंग यू सम एग्जांपल्स, सो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दैट मेन हेडिंग एंड द एग्जांपल। नो डाउट आई हैव, मैंने ऑलरेडी, अगर आप देखें बेटे, मैंने ऑलरेडी आपके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स। प्राइस इलास्टिसिटी, ये देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट, नेसेसिटीज, टाइम फ्रेम, ऑल मैंने सब ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, बट स्टिल आई वांट दैट यू शुड राइट डाउन। कंट्रोल टी में आ गया बेटे, मैं आया जिस, आइए देखते हैं थोड़ा सा। सो दीज आर द 6 फैक्टर्स, these are the 6 factors which are very important: हैबिट, सब्स्टिट्यूट्स, नेसेसिटीज, टाइम, और इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली बात में आ गया प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड्स, because I want to find out what are the factors which can affect the price elasticity of a product. So I want to see that how much proportion of total income of that consumer, how much proportion of total income of that consumer is spent on those goods of which I want to calculate the price elasticity. तो मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मेरी इनकम 50,000 रुपये महीने की है तो उस 50,000 रुपये महीने में से मैं कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर गुड के ऊपर खर्च करता हूं एवरी मंथ, बिकॉज देन ओनली आई कैन से दैट द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी इलास्टिक और इन इलास्टिक। सपोज करते हैं बेटे आपके 50,000 रुपये की इनकम है और आप उसमें से 2 किलो सॉल्ट खरीदते हो, नमक सब्जी में डालते हैं बेटे, सुबह नींबू पानी पीते हैं तो नमक डाल के पीते हैं। अब आपकी कंजम्पशन 2 किलो ही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब आप टाटा सॉल्ट का नमक खरीदते हो और मान लेते हैं 50 रुपए की एक पैकेट आता है, इसका मतलब आपके 100 रुपए लगते हैं फुल मंथ में उस सॉल्ट को खरीदने में, ना कम ना ज्यादा। सपोज करते हैं टाटा सॉल्ट हैज इंक्रीज प्राइस फ्रॉम 50 रुपीज पर पैकेट टू 80 रुपीज पर पैकेट। मान लेते हैं कि टाटा सॉल्ट ने 50 रुपए 1 किलो का रेट बढ़ाकर 80 रुपीज कर दिया है, 50 से 80 कर दिया है। इट मींस देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइसेस। इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हो गए सॉल्ट के। अब सवाल आता है दैट वेदर द कंजम्पशन ऑफ दैट सॉल्ट विल डिक्रीज और नॉट, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी। तो मैं पहला फैक्टर ये बताता हूं, हम ये चेक करेंगे कि पूरी इनकम का कितना प्रोपोर्शन वो 100 रुपीज या वो 160 रुपीज जो सॉल्ट के ऊपर खर्च हो रहे हैं। बेटे वेरी मिनिमम परसेंटेज आप चेक करिए, बड़ा ही मिनिमम सा परसेंटेज आता है बेटे। दिस विल टेल मी दैट वेदर आई विल हैव इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी और इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी। आप बताइए, शुगर में, टी में, सॉल्ट में द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी वेरी लो। आई विल से इट इज इन इलास्टिक। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं बेटे, आईफोन का मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा। अब आईफोन 80,000 रुपीज का आता है, अज्यूम कर रहे हैं, एंड योर इनकम इज 50,000 रुपीज पर मंथ। अब बेटे आईफोन आप प्लान कर रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से सेव कर रहे हैं पैसे कि भाई कब होंगे 80,000 और आप आईफोन खरीद लेंगे।
अचानक देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आईफोन, तो आपको क्या लगेगा बेटे, यू विल लिंगर ऑन योर डिसीजन टू बाय आईफोन। आप आईफोन अब नहीं खरीदेंगे बिकॉज आईफोन का जो प्राइस है उसका वो हायर प्रोपोर्शन है ऑफ योर टोटल इनकम। टोटल इनकम की हायर प्रोपोर्शन है आईफोन का प्राइस। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो फर्स्ट फैक्टर विच विल अफेक्ट योर प्राइस इलास्टिसिटी, आई विल से दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विद रिस्पेक्ट स्पेंट ऑन दोज गुड्स। ठीक है जी। सेकेंड फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। बेटे आपको मैंने बताया था कि सब्सटीट्यूट्स अगर अवेलेबल हैं, जैसे हमने एक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार, पीपल विल शिफ्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज देयर आर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। तो इफ देयर आर सब्स्टिट्यूट्स तो बेटे प्राइस इलास्टिसिटी विल बी क्वाइट हाई बिकॉज पीपल विल स्विच टू सब्स्टिट्यूट्स। अगर एक पर्टिकुलर एक्स का प्राइस, प्रोडक्ट एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया और x के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, y भी सब्स्टिट्यूट है x का ही, z भी सब्स्टिट्यूट है x का ही, तो इनका प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये जो कंज्यूमर्स हैं जो अभी तक x को कंज्यूम कर रहे थे, दे विल स्टॉप बाइंग x प्रोडक्ट एंड दे विल स्विच टू प्रोडक्ट y और टू प्रोडक्ट z। इट मींस देयर विल बी हाई इलास्टिसिटी। इसका मतलब इफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल देन देयर विल बी इलास्टिक or there will be more price elasticity as compared to those products who don't have any substitute। जैसे सॉल्ट, बेटे सॉल्ट का प्राइस बढ़ा, आप बताइए सॉल्ट का बेटे सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, सॉल्ट है तो सॉल्ट ही लेना पड़ेगा। तो बेटे इन दिस केस द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी लो, विल बी इनइलास्टिक। तो अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिसिटी है, इफ सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल देन नो इलास्टिसिटी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में देखिए सॉल्ट हैज नो सब्स्टिट्यूट्स, सो वेरी लेस इलास्टिसिटी बिकॉज पीपल विल बी फोर्स्ड टू बाय दैट सॉल्ट बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन दैट। ठीक है जी। हम आगे नेसेसिटी में कहते हैं एक इंसान की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। नेसेसिटी बेसिक फूड, उसको फूड चाहिए, सब्जियां चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, बाजरा चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, जूस चाहिए। बेटे दीज आर द नेसेसिटीज। अब नेसेसिटीज का जितना मर्जी प्राइस इंक्रीज हो जाए स्टिल यू हैव टू बाय, यू हैव टू एग्जिस्ट। आपको लेवल ऑफ खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स रेगुलर चाहिए। तो बेटे इफ दैट प्रोडक्ट इज अ नेसेसरी प्रोडक्ट, if that product is a necessity for living, in that case elasticity will be very low because even if the price increase still you have to buy that। तो बेटे मैंने उसके लिए लिखा सॉल्ट, ब्रेड। बेटे ब्रेड के प्राइस पहले 10 रुपए होते थे, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए। ब्रिटानिया ब्राउन ब्रेड आजकल 32 रुपए की हो गई, बेटे अब 35 की हो जाएगी। स्टिल यू विल बी बाइंग दैट बिकॉज देयर आर, इट इज अ नेसेसिटी। मेरी बात को आप समझ रहे? पानी की बॉटल बिस्लरी की, बेटे हमारी दिल्ली में 10 रुपीज की आती थी, आजकल 25 से 30 रुपए की आ रही है। स्टिल पीपल विल बाय इट बिकॉज इट इज अ नेसेसिटी। बट आईफोन को बाय करना इज नॉट अ नेसेसिटी। आईफोन इज अ शो ऑफ, इट इज अ लग्जोरियस, तो आईफोन नहीं भी होगा तो आप जीवित रहने वाले हैं। तो नेसेसिटी का मतलब आप समझ रहे हैं? इफ दैट प्रोडक्ट इज अ नेसेसरी प्रोडक्ट फॉर योर एग्जिस्टेंस, in that case I will say there is very low elasticity. Even if their price increases still my quantity demanded will not decrease because it is a necessary product। तो मैंने आईफोन का एग्जांपल दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट में आ गए हैबिट। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी। हैबिट, बेटे आपको पता है कि एक जमाने में आपके पेरेंट्स या अभी भी कहते होंगे कि जो सिगरेट वाला होता है बेटे उसको एक हैबिट पड़ जाती है सिगरेट स्मोकिंग की, और अगर आपको किसी को हैबिट डलवानी हो तो उसको पहले फ्री में सिगरेट दे दो, कुछ दिनों में उसको हैबिट पड़ जाएगी, वो फिर खरीद के आपको पिलाएगा। जैसे रिलायंस जियो, बेटे पहले फ्री में हैबिट कर दी, फ्री डाटा, वॉच मूवी, वॉच दिस, और आप देखिए मुकेश अंबानी ने हाथ खींच लिया बिकॉज उसको पता चल गया कि आपको उसने हैबिट डलवा दी है हाई डाटा की, स्पीड डाटा की, जियो की। अब वो प्राइसेस चार्ज कर रहा है कि भाई जियो से जियो कॉल फ्री है, जियो टू नॉन जियो इज नॉट फ्री। इट मीन्स हैबिट।
अब लोगों को क्या आदत पड़ गई है बेटे, आदत पड़ गई है। तो आप ये बताइए जो 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 ये ड्रग्स लेते हैं बेटे, उतने बजे ही बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको वो ड्रग्स मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो आप रेस्टलेस फील करोगे। Now it is habit. Now if that product is your habit, then elasticity of demand will be still low, because जितना मर्जी प्राइस इंक्रीज हो जाए आपको वो लेना ही लेना है, आपको सिगरेट चाहिए ही चाहिए, आपको वो चाय पीनी ही है। तो मैंने लिखा हैबिट, सॉल्ट इज अ हैबिट, सिगरेट इज अ हैबिट, टी इज अ हैबिट, नाउ रिलायंस जियो इज अ हैबिट। इवन बेटे जब आप फास्ट फूड खाते हो ना, बर्गर मैकडोनल्ड्स में, डोमिनोज में, आप कभी ध्यान से देखो कॉम्बो में उन्होंने आजकल कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं। पिज्जा के साथ कॉम्बो पेप्सी, विद बर्गर मैकडोनल्ड्स अलॉन्ग विद बर्गर कोका कोला, बिकॉज आपकी हैबिट है जब भी आप फास्ट फूड लेते हो you generally have some cold drinks, soft drinks, because वो नीचे नहीं जाता बेटे। आपका ब्रेन खुद आपको बोलता है at the time of buying your burger कि ये भी चाहिए, that is a habit. So if that product is a habit, पेप्सी आपकी हैबिट बन गई, तो पेप्सी जितना मर्जी प्राइस इंक्रीज कर दे, still you will buy it. It means if Pepsi is a necessary habitual product, then in that case the elasticity will be low. तो बेटे वीडियो गेम्स से बच्चों के पॉइंट से मैंने बताया। आइए जी, नेक्स्ट फैक्टर इज टाइम। बेटे हमारे यहां पर इंडिया में एक साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, और जब नवरात्रे आते हैं, माता रानी के नवरात्रे आते हैं, वो 9 डेज के आते हैं। उन दिनों में जनरली पब्लिक ना तो प्याज खाती है ना गार्लिक खाती है। तो बेटे अगर आप उन दिनों में देखें या उससे पहले या उस नवरात्रों के बाद देखें, अचानक 9 डेज जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो द पीपल स्टार्ट बाइंग ओनियंस and the demand of onions will increase, and because of that price will increase, but that price increase in onion is only a temporary phase. After few weeks or after some days it will again decrease. ये बात हम सबको पता है, क्योंकि हम last 10 years से 15 years से आप सब हमारे पेरेंट्स सब देखते आ रहे हैं that increase in the price of onion is a temporary phase. So if there is a temporary phase in the increase in the price, then elasticity of demand will be low. आप logically सोचिए, just have a look on this. You know that the price of onion will only increase for such period only, for 2 months. So you will not switch you will not switch purchasing any other good other than onion. You will buy onion because you know that after 2 months it will again come to normal price. But if you are aware that this product price has been increased permanently or for a longer period, then you will search substitutes. मैंने एग्जांपल दिया, अमूल मिल्क का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया और आपको पता है कि अब ये 20 रुपए लीटर से 25 रुपए लीटर हो गया, नाउ इट विल नॉट डिक्रीज, तो नाउ यू विल सी द सब्स्टिट्यूट कि मिल्क मदर डेयरी का क्या प्राइस है, मिल्क वाडीलाल का क्या प्राइस है, मिल्क गाय का क्या प्राइस है। नाउ यू विल गो इन द सब्स्टिट्यूट्स। सो टाइम फैक्टर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। If the increase or decrease or if the change in the price is only for a short term period, then in that case I will say the prices, then in that case I will say the elasticity will be quite low. But if the increase or decrease is for the longer period, then I will say there will be a high elasticity of demand. ठीक है जी, मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में, डेफिनेशन ऑफ लास्ट पॉइंट, that how the market will affect your price elasticity. If there is a cutthroat competition, मान लेते हैं बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है, एयरटेल का प्राइस भी है, वोडाफोन का ये है, जियो का ये है, तो if जियो increases the price, then people can switch to वोडाफोन or to एयरटेल, मैं assume कर रहा हूं, then in that case there will be huge price elasticity. So it means how is the competitor existing, मार्केट कैसी है। इफ देर इज नो कॉम्पिटिटर, जैसे रिलायंस जियो ने अब सारी मार्केट का शेयर अचीव कर लिया, देर इज नो कॉम्पिटिटर, रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हो गया, वोडाफोन बंद हो गया, एयरटेल बंद हो गया, एयरटेल लॉस पे अज्यूम कर रहे हैं, इन दैट केस देर इज नो मार्केट, देर इज नो कॉम्पिटिटर, नाउ Jio can increase or decrease the price elasticity will be low because people have to go for that. So if there are competitors, then price elasticity will be high elastic, and if there are no competitors, price elasticity will be low. अब बेटे लास्ट 2 पॉइंट्स रहेंगे,
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और एक बताना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको मैंने अभी तक बताया व्हाट आई मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप आप ये एग्जांपल्स लिख रहे हैं। अभी हम इसमें आएंगे बेटा, यहाँ पर ये मैंने सारे फैक्टर्स आपके लिए ऑलरेडी लिख भी दिए। अब देखिए, I have written all these factors for you, that what I mean by elasticity of demand. Price elasticity explains the responsiveness of demand to change in the price, usually negative. It is, if it is this, elastic, inelastic. What are the factors which affect price elasticity? अभी हमने प्राइस इलास्टिसिटी के फैक्टर्स देखे। नाउ डेफिनेशन ऑफ इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, ब्रांड, टाइम, नेसेसिटी, हैबिट, सब्स्टिट्यूट। तो मैं अब लास्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। नो डाउट आपके इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी गिवन नहीं है, बट स्टिल बिकॉज देयर इज वन एग्जांपल, इट इज इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो हमें पहले क्रॉस इलास्टिसिटी करना पड़ेगा। आइए बड़ा ही सिंपल सा हम एक डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले आप लिख लें फिर एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज गिवन as a change in price of some other goods, so this is important, of some other goods, बेटे प्राइस इलास्टिसिटी में we are comparing the change in price and the change in quantity demanded of the same product. But in cross elasticity, as the name indicates, cross elasticity, quantity demanded product X का देख रहे हैं और प्राइस चेंज प्रोडक्ट Y का देख रहे हैं। अज्यूम कर रहे हैं दैट X एंड Y आर टू प्रोडक्ट्स whose cross elasticity I want to calculate. That if there is a change in 1% price in product Y, then by how much percentage change in product X will be there, इसको निकाल रहे हैं। So this is named as cross elasticity. जैसे बेटे कार का प्राइस बढ़ गया तो कितने परसेंटेज से पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, कार एंड पेट्रोल। तो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इफ द प्राइस ऑफ कार चेंजेस, then by how much percentage change will be in petrol consumption. Now in one side I am taking petrol and on another side I am taking car. But a price of car and consumption of petrol. So I will write down percentage change in quantity demanded of petrol divided by percentage change in price of car. आप बात समझ रहे हैं? लिखें as a change in price of some other goods. तो आराम से देखते हैं बेटे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज गिवन as a change in price of some other goods and not the price in goods demanded is named as cross elasticity. बड़ा easy है बेटे, I have just given you example of car and petrol. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ पेट्रोल, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। ये मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा। ऑफ पेट्रोल अपॉन परसेंटेज प्राइस इन ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन सी है? कार। दिस इज कार. So it means if there is a change in the price of car, then how much percentage change will be there in the quantity demanded of petrol? This is named as cross elasticity of demand. आइए जी last point पे आ गए. If or just write down the example, if there is an increase in the price of car, how much decrease or change in the quantity demanded of petrol? Last is income elasticity of demand. Income elasticity of demand. Percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. It means if there is change in income, then by how much percentage change will be there in quantity demanded. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था that income effect will also plays a very important role in demanding in change in demand of that particular good, and for that I have told you that goods can be normal goods or inferior goods, और एक क्वालिटी होती है given goods. तो आपको मैं बताऊंगा, अभी आप पहले लिखें percentage change in quantity demanded upon percentage change in
income. So this is income elasticity. So let's move to, मैं थोड़ा सा गूगल क्रोम का आपको बताऊं कि मैंने I have taken some slides for you. तो देखते हैं सर. Price elasticity, I think I have told you. Cross elasticity or cross price elasticity measures the responsiveness of quantity demanded for a good to a change in the price of another good. You're getting a point? It is measured by the percentage change in this is okay. Income elasticity measures the responsiveness of the quantity demanded for a good to a change in income. It means firstly there will be change in income change होना independent है और quantity demanded में change आना dependent है. You are getting my point? Because these all things play a very important role for a business entity, for a business organization. So you should know what is the meaning of elasticity, what is the meaning of demand, what are the factors which can affect demand, what are the factors which can affect price elasticity. I cannot control external factors, but I can minimize my risk. I can hedge myself. मैं अपने आप को hedge कर सकता हूँ. अब बाहर सर्दी है, मैं उस सर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकता, बट आई कैन hedge. मैं ये आई विल बी वेयरिंग ब्लेजर. मैं जब ब्लेजर पहनूंगा, टाई पहनूंगा, तो अल्टीमेटली थर्मल अंदर पहनूंगा, तो अल्टीमेटली मैं अपने आप को प्रिकॉशन से लेकर एक्सटर्नल एनवायरमेंट को कंट्रोल कर रहा हूँ. यू गेटिंग माय पॉइंट? I cannot control that external environment, but I am taking precaution that I am so much healthy that environment will not affect me to that extent. तो बेटे हम आज लेक्चर 3 में हैं. मैंने लेक्चर 1 कंप्लीट किया, लेक्चर 2 कंप्लीट किया, लेक्चर 3 कंप्लीट कर दिया. नो डाउट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. आप थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लिखें. दिस चैप्टर इज समवट लेंथी, तो आप घबराना मत, सब ठीक होने वाला है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी. मेरे साथ बोलिए, आप सभी दूर बैठे हैं फिर भी बोलिए. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.